बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamualaikum all parents and students. This is class 9. Today topic is equilibrium chapter 6. आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6 इक्विलिब्रियम को और इसके बारे में हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम रिड्यूसिंग सिलेबस के लिहाज से। रिड्यूसिंग सिलेबस के लिहाज से जितने भी टॉपिक्स हैं उसी लिहाज से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक होगा हमारे पास वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन करेंगे और इक्विलिब्रियम के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे इसमें। इक्विलिब्रियम और हमारे पास इक्विलिब्रियम क्या चीज़ है, कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या कोई भी बॉडी मूव कर रही हो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, इट्स कॉल्ड इक्विलिब्रियम या इट्स स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। यानी कोई भी बॉडी, फॉर एग्जांपल कोई बॉडी यहाँ पे मौजूद है हमारे पास, ये बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी रेस्ट में है, इसमें फोर्स अप्लाई हो रही है, नेट फोर्स बहुत ज़्यादा अप्लाई हो रही है, बट इसके भी कंडीशन जो ना ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन। क्यों? क्योंकि रेस्ट में है या बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, तब भी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होगी। अब ये जब बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में होगी या रेस्ट में होगी बॉडी, तो हमेशा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जीरो होगा, यानी ए इज इक्वल टू जीरो। रीजन ए इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई बॉडी रेस्ट में होगी, फॉर एग्जांपल बॉडी रेस्ट में है हमारे पास, तो क्या होगा हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। यानी वेलोसिटी, बॉडी रेस्ट में है तो फोर्स इसमें एक्ट हो रही है, यानी फॉर एग्जांपल ये बॉडी हमारे पास, ये बॉडी रेस्ट में है, इसमें ग्रेविटी की फोर्स भी एक्ट हो रही है, जो डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, दूसरी फोर्स अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है। सही, अपवर्ड फोर्स कौन सी हो रही है, जो उसके रिएक्शन फोर्स है वो अपवर्ड एक्ट हो रही है। दो फोर्सेस लग रही है, बॉडी बट रेस्ट, बट बॉडी किस में है, रेस्ट में है। जब बॉडी रेस्ट में है उसमें कोई चेंजिंग आ रही वेलोसिटी में, कोई चेंजिंग नहीं आ रही, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी हुई, जीरो। जब वेलोसिटी जीरो होगी उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, वो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। सही, क्योंकि एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, ए इज इक्वल टू चेंजिंग वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। और दूसरी कंडीशन है कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो। यूनिफॉर्म मोशन, जब बॉडी यूनिफॉर्म मोशन मींस कि एनी पॉइंट्स, यानी कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होगी यूनिफॉर्म मोशन की, एनी पॉइंट, ये पॉइंट उठा लें, ये पॉइंट उठाएं, हर पॉइंट में वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही है वेलोसिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में भी 20 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में, यानी कोई चेंजिंग ना, वेरिएशन ना है वेलोसिटी में। जैसे इस पॉइंट में 20 मीटर पर सेकंड है तो इस पॉइंट में 20 मीटर पर सेकंड, अदर पॉइंट में 20 मीटर पर सेकंड, यानी जब वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं आएगी तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट। यानी वेलोसिटी हमारे पास जब कांस्टेंट होगी, चेंजिंग वेलोसिटी कांस्टेंट है, इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हमारे पास एक्सेलरेशन क्या होगा, वो इक्वल टू जीरो होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमारे पास, जीरो। यानी वेलोसिटी अगर बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म मोशन में हो तो हमेशा इक्विलिब्रियम की कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो ये रीजन भी पूछा जाता है एक्सेलरेशन क्यों जीरो होता है, तो उसकी वजह भी बता सकता है। जब इक्विलिब्रियम का हम दो टाइप्स के होता है हमारे पास इक्विलिब्रियम में दो टाइप्स है। एक को कहता है हम स्टैटिक्स इक्विलिब्रियम, सेकंड को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होगी, यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में होगी तो वो स्टेट, यानी कोई भी बॉडी रेस्ट में, तो इस जब ये बॉडी रेस्ट में होगी तो किस कंडीशन को स्टेट कर, या किस कंडीशन को ऑक्यूपाई कर रही होगी, वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम को ऑक्यूपाई कर। या कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है तो किस कंडीशन को ऑक्यूपाई करेगी, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम को ऑक्यूपाई करेगी। तो हमारे पे इक्विलिब्रियम क्या होगा, कोई भी बॉडी रेस्ट में हो या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में हो तो वो जिस वो किस स्टेट में होगी, वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में। तो इनके दो टाइप्स होते हैं, स्टैटिक्स
यहाँ से रेस्ट के लिहाज से स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी रेस्ट में तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में तो डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो दो टाइप्स हो गए इक्विलिब्रियम, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में, वो है हमारे पास टॉर्क। टॉर्क इसको हम यूं भी कह सकते हैं, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या चीज है? मोमेंट यानी टॉर्क भी हम कह सकते हैं इसको, या मोमेंट ऑफ अ फोर्स भी कह सकते हैं। टॉर्क या मोमेंट ऑफ अ फोर्स क्या है? कोई भी बॉडी किसी फोर्स का अप्लाई, मैंने इस बॉडी ये बॉडी को कंसीडर कर लेते हैं, ये इसका फिक्स पॉइंट जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं, और या इसका फिक्स पॉइंट भी कह सकते हैं, इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। इस पर हम फोर्स को अप्लाई, किसी भी बॉडी में फोर्स को अप्लाई करें और टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो, किसकी वजह से हो रहा है? ये फोर्स को अप्लाई करें, ये फोर्स को अप्लाई करूं और उस बॉडी में जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी क्या हुआ, यानी किसी फोर्स को अप्लाई करने की वजह से, फोर्स को अप्लाई करने की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ। टर्निंग इफेक्ट जो प्रोड्यूस होगा उस बॉडी में, टर्निंग इफेक्ट, उस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क कहेंगे। सही है? ये यूं भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्म। अब मूवमेंट ऑफ आर्म है क्या चीज? मूवमेंट ऑफ आर्म क्या चीज है? या फिक्स पॉइंट या एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां पर हम फोर्स इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, यानी फिक्स पॉइंट से लेकर जहां पर हम फोर्स को अप्लाई करें, फोर्स को अप्लाई क्या करें? यहां अप्लाई करें, इन बिटवीन जो डिस्टेंस होगा इसको हम कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म। सही है? मूवमेंट ऑफ आर्म कहते हैं, यानी टॉर्क को हम डिफाइन कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्म, इट्स कॉल्ड टॉर्क या मूवमेंट ऑफ अ फोर्स। तो किसकी वजह से हुआ? तो मूवमेंट ऑफ आर्म। यानी टॉर्क का फॉर्मूला क्या हुआ हमारे पास? द प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन, हमारे पास हो गया फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्म। मूवमेंट ऑफ आर्म को हम डिनोट कर रहे हैं डी से। सही है? डी से डिनोट कर रहे हैं। तो टॉर्क का डिनोट कर रहे हैं टॉस है, टॉर्क की यूनिट हो गया हमारे पास, फोर्स की यूनिट न्यूटन एंड मीटर, ये इसकी यूनिट हो गई हमारे पास। अब टॉर्क पे तीन इफेक्ट हमारे पास को कहते हैं, तीन फैक्टर है जिसके उसके ऊपर इफेक्ट कर रहे होते हैं। तीन फैक्टर है, उन फैक्टर को हम इसको कह सकते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन टॉर्क। इसको हम ये कह सकते हैं फैक्टर इफेक्टिंग ऑन टॉर्क। टॉर्क पे कौन कौन से फैक्टर हैं जिसपे इफेक्ट कर सकते हैं? फर्स्ट फैक्टर है वो फोर्स। फोर्स वो फैक्टर है जब, सेकंड फैक्टर क्या है? फर्स्ट फैक्टर। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, जब मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करूंगा टर्निंग इफेक्ट भी मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा, फोर्स कम अप्लाई करूंगा टर्निंग इफेक्ट भी कम प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल ये कि मैं फोर्स को कम अप्लाई कर रहा हूं, यानी मिनिमम फोर्स अप्लाई कर तो मिनिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा, मैक्सिमम टॉर्क फोर्स अप्लाई कर तो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ कि फोर्स पे डिपेंड करेगा, यानी फोर्स जितना ज्यादा है हमारे पास टर्निंग इफेक्ट भी मैक्सिमम प्रोड्यूस, टर्निंग इफेक्ट मतलब टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा। सेकंड फैक्टर हमारे पास, वो फैक्टर हमारे पास है मूवमेंट ऑफ आर्म। मूवमेंट ऑफ आर्म क्या है? जो इन बिटवीन डिस्टेंस है फिक्स पॉइंट टू जहां पे हम फोर्स को अप्लाई करें, मूवमेंट ऑफ आर्म, मूवमेंट ऑफ आर्म। अब फॉर एग्जांपल ये मूवमेंट ऑफ आर्म हमारे पास फिक्स पॉइंट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, जहां पर फोर्स का ये फिक्स पॉइंट है और ये हमारे पास जहां पर फोर्स का मूवमेंट ऑफ आर्म मैक्सिमम होगा तो टॉर्क भी हमारे पास मैक्सिमम प्रोड्यूस होगा। अगर मूवमेंट ऑफ आर्म हमारे पास क्या है? कम है, हमारे पास मूवमेंट ऑफ आर्म हमारे पास बहुत कम है, यानी हम मिनिमम करते चले जाते हैं, तो टर्निंग इफेक्ट भी, यानी जो बॉडी में जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो भी मिनिमम प्रोड्यूस होगा, या टर्निंग इफेक्ट भी मिनिमम प्रोड्यूस होगा। तो सेकंड फैक्टर हमारे पास वो क्या होगा? मूवमेंट ऑफ आर्म। फॉर एग्जाम्पल जब हमारे पास एग्जाम बोर्ड है, जब हम इस पर फोर्स लगाते हैं एग्जाम बोर्ड, फॉर एग्जाम्पल इसको एग्जाम बोर्ड कंसिडर कर लेते हैं, इसमें जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस कर रहे होंगे, यानी हम इसमें प्रोड्यूस करेंगे टर्निंग इफेक्ट, तो वो अगर हमारे पास क्या हो? कम होगा मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ आर्म, तो क्या प्रोड्यूस? टॉर्क भी कम, मिनिमम प्रोड्यूस होगा। अगर यही मूवमेंट ऑफ आर्म मैक्सिमम होता, यानी ज्यादा होता, जैसे डोर है इजीली ओपन हो जाता, उसकी वजह क्या है? उसमें टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस हो, उसकी वजह क्या है? उसका मूवमेंट ऑफ आर्म ज्यादा है, तो जितना ज्यादा मूवमेंट ऑफ आर्म ज्यादा होगा तो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट भी क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा। थर्ड फैक्टर हमारे पास एंगल, यानी एंगल बिटवीन जो होगा हमारे पास, एंगल जो होगा हमारे पास बिटवीन फोर्स एंड मूवमेंट ऑफ आर्म। मूवमेंट ऑफ आर्म यानी इनके दरमियान जो एंगल होगा वो उस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ओपन हम कंसीडर कर लेते हैं डोर है,
ये इसका मोमेंट ऑफ आर्म है और यहाँ पे हम जहां पे इसको हम फोर्स अप्लाई करें, इन बिटवीन जो एंगल होगा वो उस एंगल के ऊपर डिपेंड करे। यानी हमारे पास अगर एंगल हमारे पास 90 एंगल होगा तो मैक्सिमम टॉर्क वो प्रोड्यूस करेगा। मैं एंगल हमारे पास 90 से कम होगा क्योंकि ये साइन थीटा साइन एंगल के ऊपर डिपेंड कर होता है, तो साइन एंगल हमारे पास वो 90 पे मैक्सिमम नंबर हमें यानी 1 वो मैक्सिमम नंबर आता है। यानी साइन एंगल अगर 90 से कम या मैक्सिमम हो, यानी एंगल हमारे पास ज्यादा हो 90 से अबव हो या 90 से लेस देन हो, तो वो क्या होगा हमारे पास हमेशा टर्निंग इफेक्ट या मोमेंट ऑफ अ फोर्स वो मिनिमम प्रोड्यूस करेगा। तो तीन फैक्टर हमारे पास टॉर्क के, वो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स पे, सेकंड फैक्टर हमारा मोमेंट ऑफ आर्म पे, थर्ड फैक्टर हमारे पास एंगल पे। तो एंगल पे इन तीन फैक्टर पे ये डिपेंड कर रहा होता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं टॉर्क क्या हुआ हमारे पास, वो टर्निंग इफेक्ट जो फोर्स की वजह से पैदा हुआ प्रोड्यूस हुआ, यानी मोमेंट ऑफ यानी क्या हुआ हमारा टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। सेकंड हम इसको यूं कह सकेंगे क्या, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारे पास फोर्स एंड मोमेंट ऑफ आर्म का जो प्रोडक्ट हुआ तो उसको हम क्या कहेंगे, टॉर्क कहेंगे। तो इसके यूनिट क्या होते हैं हमारे पास, टॉर्क की यूनिट है न्यूटन मीटर, और इसके हमारे पास ये है वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि इसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है जिसकी वजह से टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास अभी हमने क्या समझा कि इक्विलिब्रियम, सेकंड हमने समझा टॉर्क को। अब थर्ड हमारे पास टॉपिक होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि कोई भी बॉडी है वो इस अराउंड इस अर्थ या इस अर्थ के एक रेंज में हर अर्थ क्या करता है, हर बॉडी पे एक फोर्स लगा होती है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं या उसको हम वेट भी कहते हैं कि उसको वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ की तरह उसको अट्रैक्ट कर दो अर्थ, नहीं हर बॉडी पे अप्लाई होते हैं। तो जैसे ये बॉडी है, अगर इसको मैं फ्री फॉल मोशन करवाऊं तो इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी की फोर्स लग रही, यानी जो सेंटर ऑफ क्या कह सकते हैं हम उसको अर्थ की तरफ उसकी फोर्स लग रही है। जब अर्थ इस पर फोर्स यानी वेट की फोर्स, वो एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर सारी की सारी फोर्स बॉडी में लगने वाली सारी की सारी फोर्स एक ही पॉइंट में लगती है। यानी ये बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी इसके हर पॉइंट में फोर्स अप्लाई नहीं हो रही थी, इसके एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे इस बॉडी में लगने वाली तमाम वेट यानी वो होल वेट वो एक ही पॉइंट में अप्लाई होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। या उसको यूं भी कह सकते हैं बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट यानी वो बॉडी का बैलेंसिंग पॉइंट है, बॉडी बैलेंस हो जाती है, उसको भी हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं। जैसे ये बॉडी हमारे पास, इस बॉडी में फोर्स अप्लाई हो रही वेट की, यानी जो जमीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही, अब वो ना इस पॉइंट पे लग रही है यानी इस पॉइंट पे नहीं लग रही होगी क्योंकि हर पॉइंट पे नहीं लग रही होगी, ऐसा पॉइंट होगा जहां पे बॉडी बैलेंस है। यानी जैसे हमारे पास ये एक सेंटर, ये एक रॉड है जिसको हम यूं कह सकते हैं रॉड, इसका सेंटर में इसका सेंटर भी जहां पे सारी की सारी फोर्स उस पर वेट की सारी फोर्स अप्लाई हो रही होगी, तो इस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, इस पॉइंट को सेंटर। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगी वो डिपेंड करती है शेप ऑफ बॉडी पे, यानी बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करती है, और ये परमानेंट नहीं है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये बॉडी की शेप है, ये बॉडी इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां मौजूद है, सही। फॉर एग्जांपल जैसे इसकी शेप को मैंने चेंज कर दिया, यूं कर दिया, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां नहीं रहा, यहां नहीं रहा, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो गया हमारे पास। इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो परमानेंट नहीं है, यानी क्या हो रहा है वो बार बार चेंज होता जाएगा। जैसे जैसे उसकी शेप चेंज होती जाएगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होगी, उसकी चेंज हो जाएगी, यानी शिफ्ट हो जाएगी, एक पॉइंट से अनदर पॉइंट शिफ्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल ये बॉडी हमारे पास, अब इसका सेंटर से सेंटर में जैसे इसको मैं ब्रेक कर दूं, अब इसका सेंटर इस पॉइंट से ब्रेक होकर इस पॉइंट में, यानी इस पॉइंट से शिफ्ट होकर यहां पे आ गया। तो उस बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो बॉडी की शेप के ऊपर। डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ बॉडी। तो बॉडी की शेप के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे स्फीयर है हमारे पास, एक गोल क्या हमारे पास स्फीयर मौजूद है, उसका सेंटर ग्रेविटी उसके सेंटर में होगा। जैसे हमारे पास ये मौजूद है, तो अब हमारे पास इसका सेंटर ग्रेविटी इसके सेंटर मौजूद होगा, तो उसके बाद ये डिपेंड करेगा उसके शेप के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये हमारे पास है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, वो हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या, हमारे पास कोई भी बॉडी
हमारे पास मौजूद है। अब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जैसे बॉडी हमारे पास रेस्ट में है, अब ये क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में, यानी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम पे ये हमारे पास कोई भी दूसरी बॉडी है कि यूनिफॉर्मली बॉडी मूव कर रही है, वो भी हमारे पास क्या है इक्विलिब्रियम की स्टेट्स में। यानी जब बॉडी हमारे पास वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्मली कोई बॉडी मूव कर रही हो तो वो कैसे, यानी किस कंडीशन, यानी इक्विलिब्रियम में किस कंडीशन को ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो हम इसमें देखेंगे बॉडी की कंडीशंस, यानी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को। इक्विलिब्रियम में दो कंडीशन है हमारे पास, है फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये दो कंडीशन है जिस पे बॉडी डिपेंड करेगी। एक हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड हमारे पास सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में आते हैं। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी बॉडी, ये बॉडी मौजूद है, अब बॉडी मौजूद है हमारे पास, ये बॉडी रेस्ट में है, या कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करे। जब बॉडी रेस्ट में है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फोर्स एक्ट नहीं हो रही इसलिए रेस्ट में, इसमें फोर्स एक्ट हो रही है, बट इसका जो नेट फोर्स है वो जीरो है। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हमारे पास, इसका स्टेटमेंट ये है कि किसी भी बॉडी, यानी ऑल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, यानी किसी बॉडी में लगने तमाम फोर्सेस, ऑल फोर्सेस इस मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी वो क्या हो हमारे पास इक्वल टू जीरो। जैसे एक फोर्स इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये बॉडी हमारे पास, इसके पास इसमें फोर्स एक्ट हो रही है, एक फोर्स एक्ट हो रही है हमारे पास डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, दूसरी फोर्स एक्ट हो रही है हमारे पास अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है। डाउनवर्ड फोर्स ग्रेविटी की फोर्स एक्ट हो रही है, दूसरी फोर्स यानी सरफेस की फोर्स है जिसको हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं, या जो कि रिएक्शन फोर्स है, दूसरी फोर्स वो अपवर्ड एक्ट हो रही है। अब हमारे पास क्या है कि फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम में किसी भी, यानी ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यानी और जो एक्ट हो रही है हमारी बॉडी के ऊपर वो किसके इक्वल हो, वो मस्ट बी इक्वल हो, यानी वो मस्ट बी इक्वल हो, वो जीरो के इक्वल, तभी बॉडी क्या होगी हमारे पास ऑक्यूपाई करेगी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फिर हमारे पास क्या है, ये बॉडी, इस बॉडी को कंसीडर कर लिया हमने, इस पर दो फोर्सेस एक्ट हो रही है। पहले एक फोर्स एक्ट हो रही है हमारे पास, वो है डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है जिसको हम कह रहे हैं वेट की फोर्स, सही। इसको F1 भी कह सकते हैं, वेट फोर्स कह लो या F1 कह लो। दूसरी फैक्ट एक्ट हो रही है वो अपवर्ड फोर्स, जो कि नॉर्मल रिएक्शन की वजह से एक्ट हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं F2 यानी R कह लो या F2 कह लें आप, इसको रिएक्शन फोर्स है ये दो फोर्स एक्ट हो रही है, सही। अब हमारे पास क्या समीशन ऑफ फोर्सेस निकाल लेते हैं। समीशन ऑफ फोर्सेस F इज इक्वल टू, यानी ऑल फोर्सेस का समय निकालना हो तो क्या हुआ हमारे पास F1 इज प्लस F2 स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यही है, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब हमारे पास क्या, जब भी हम क्या करवाते हैं, क्या ऐड करवाते हैं तो हमारे पास किसके इक्वल होना चाहिए, ये दोनों हमारे पास वेक्टर्स हम ऐड करवाएंगे, हेड टू टेल रूल को देखते हुए हम इसको ऐड करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, समीशन ऑफ F इज इक्वल टू F1 क्या हमारे पास F1 प्लस ये भी क्या होगा, इसको F1 के लो या F के लो, ये भी क्या होगा F2। बट दोनों की डायरेक्शन क्या हमारे पास, दोनों की डायरेक्शन क्या, अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट जब भी हम ऐड करवाते हैं मैग्नीट्यूड तो सेम है दोनों के, डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन क्या है दोनों की, अपोजिट डायरेक्शन। अब जो फिजिक्स में अपोजिट डायरेक्शन किसको इंडिकेट कर होता है, नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन इंडिकेट बाय अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि एक की डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड है, दूसरे की डायरेक्शन क्या हमारे पास अपवर्ड है। तो क्या होगा हमारे पास समेशन F इज इक्वल टू F प्लस माइनस माइनस F। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, मैग्नीट्यूड आपस में कैंसिल हो रहा है और दोनों आंसर क्या आ रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है ये यूनिफॉर्म में मूव कर रहे हैं तो वो अगर हमारे पास नेट फोर्सेस जीरो होगा, नेट फोर्स जैसे ये जिसकी मिसाल दी मैंने कि इसमें क्या है डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है, तो दोनों ने एक दूसरे कैंसिल किया, बॉडी किसमें जीरो में। उसकी वजह क्या, नेट फोर्स यानी टोटल फोर्स उसका क्या है वो मस्ट बी इक्वल टू जीरो। जैसे जीरो होगा तो बॉडी किस कंडीशन में होगी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, समीशन ऑफ F इक्वल टू जीरो होना चाहिए। या अगर हमारे पास कोई प्लान पे कोई प्लान है हमारे पास में मौजूद है, यानी एक्स एंड वाई एक्सिस में मौजूद है, फॉर द बॉडी हमारे पास वो किसी प्लान में मौजूद है, किसी प्लान में, तो इसमें फोर्स एक्ट हो रही है हमारे पास वाई एक्सिस में फोर्स एक्ट हो रही है जिसको हम कहते हैं वाई, एफ ऑफ वाई। दूसरी फोर्स एक्ट हो रही है हमारे पास एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई
जो कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक एक्ट हो रही है यहाँ पे, एक फोर्स नहीं एक्ट हो रही है। ये चार अगर कोई बॉडी मौजूद है एक्स एंड वाई प्लेन्स में तो ये चारों फोर्सेस में एक्ट हो रहेंगे। एफ वाई, ये भी एफ वाई, जो एक अपवर्ड फोर्स एक्ट हो रही है, एक डाउनवर्ड, बट डायरेक्शन दोनों की क्या होगी? अपोजिट डायरेक्शन। एक हमारे पास क्या होगी? एफ एक्स, दूसरा होगी हमारे पास माइनस एफ एक्स। तो ये क्या होगा? यानी डायरेक्शन क्या तो अपोजिट है। तो हम याद करेंगे अगर कोई भी बॉडी प्लान पे भी एक्ट हो रही है तो क्या होगी? इसमें फोर्स एक्ट हो रही है बट डायरेक्शन क्या इनकी? अपोजिट है। तो हम ये भी कह सकते हैं फॉर एग्जांपल एक्ट बॉडी इन एक्स डायरेक्शन, एक तो क्या होगा हमारे पास? यानी एफ ऑफ एक्स समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो क्या होगा? एफ एक्स अब दूसरे अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस का एफ एक्स, आंसर क्या आएगा? इज इक्वल टू 0। इसी तरह हमारे पास एफ वाई डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस प्लस माइनस का एफ वाई, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो जाएगा 0। तो कोई अगर हमारे पास एक्स प्लेन में हो या वाई प्लेन में हो तो मस्ट बी इक्वल टू, यानी समीशन ऑफ ऑल फोर्स एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, दोनों को क्या होगा? हमारे पास 0 होगा। तो वो क्या है? बॉडी किस में होगी? इक्विलिब्रियम में कंडीशन। ये तो क्या होगा हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या? कोई भी बॉडी हमारे पास यूनिफॉर्मली हमारे पास, यानी कोई भी किसी बॉडी में एक्ट होने वाली तमाम टॉर्क का सम क्या, यानी ऑल टॉर्क एक्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, यानी वो किसी भी बॉडी में, पहले फर्स्ट कंडीशन में क्या थी? वो फोर्स की बात करें। सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो टॉर्क एक्ट हो रहा है किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में जो टॉर्क एक्ट होगा जितने भी, तो नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? वो मस्ट बी इक्वल टू 0। तो बॉडी किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम। जैसे हमारे पास सीसॉ आपने देखा होगा, इसमें हमारे पास फोर अगर हो एक यहाँ एक दो साइड यहाँ बैठते हैं हमारे पास, जिसमें सीसॉ में एक लेफ्ट साइड में एक दूसरे साइड में, यानी एक इधर साइड में इस तरह बैठते हैं तो क्या होगा? यानी एक साइड में था एक अब ये इस साइड लेफ्ट साइड में तो राइट हैंड साइड वाला हमारे पास अब हो जाता है, अगर राइट हैंड साइड में बैठते हैं लेफ्ट हैंड साइड वाला अब हो जाता है। यानी क्या होता है हमारे पास में टेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अगर वो दोनों ही तरफ से बैठ गया, फॉर एग्जाम्पल कि हम इसको कंसिडर करते हैं सीसॉ, अगर ये दोनों ही तरफ से मौजूद है, एक फोर्स यहाँ पे एक बॉडी यहाँ मौजूद है, दूसरी बॉडी यहाँ मौजूद है, और दोनों ही डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करो। कैसे फोर्स अप्लाई करो? यहाँ इस डायरेक्शन में फोर्स, यानी एक बॉडी यहाँ मौजूद है हमारे पास और एक बॉडी यहाँ मौजूद है, वो भी इस डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करोगे और ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स, मतलब क्या होगा? ये भी फोर्स यहाँ अप्लाई करोगे, ये भी इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे, दोनों ही नीचे डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करें। डाउनवर्ड फोर्स क्या बॉडी में अप एंड डाउन पॉसिबल है? नहीं। तो ये क्या होगा? पहले टेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बॉडी में। टेंडिंग इफेक्ट क्यों? क्योंकि यहाँ भी फोर्स अप्लाई कर रहे थे वो बॉडी यहाँ भी, एक अप फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड फोर्स, जिसकी वजह से वो अप एंड डाउन से अप एंड डाउन होता है। बट दोनों ही अभी क्या कर रहे हैं? डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। यानी ये क्या हो गया? ये इस पॉइंट में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं F1, ये इस पॉइंट में फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं F2, इस पॉइंट में। अब ये फोर्स अभी हमारे पास क्या हुआ? इसका फिक्स पॉइंट हो गया, ये इसका फिक्स पॉइंट, सही है, इसका फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से लेकर इसको अब हम नेगलेक्ट करते हैं, इस फिक्स पॉइंट से लेकर ये यहां तक जो डिस्टेंस जहां पे फोर्स को अप्लाई किया ये हमारे पास क्या कहलाएगा? इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ आर्म, इसको हम जिसे डी से डिनोट करें। मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स प्रोड्यूस क्या करेंगे? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, सही, टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे, जिसको हम कह रहे हैं टॉर्क 1, इसको कह रहे हैं। अब यहाँ पे इसको टॉर्क कह देते हैं, टॉर्क 1 टॉर्क कह देते हैं। ये अब इसको नेगलेक्ट करते हैं, यहां से फिक्स पॉइंट से लेकर जहां पे हमारा बॉडी बी मौजूद है, बॉडी बी, ये ए हमारे पास बॉडी ए और ये बॉडी बी मौजूद है, यहां फोर्स अप्लाई करें, यहां तो जो डिस्टेंस होगा इसको कहें डी, इसको भी डी कह रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स प्रोड्यूस क्या करेंगे? टेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करें, जिसको हम कह रहे हैं टॉर्क। अब ये जो टेंडिंग बॉडी ए जो प्रोड्यूस करेंगे वो टेंडिंग इफेक्ट वो क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास, वो क्लॉकवाइज टेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर, अप एंड डाउन कैसे कर रहा हो? क्लॉकवाइज। तो क्या क्लॉकवाइज किसने प्रोड्यूस किया? बॉडी भी जो होगा वो टेंडिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एंड दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन।
एक की डायरेक्शन ये हुई और दूसरी की डायरेक्शन क्या हुई, ये इस डायरेक्शन में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब आता है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या कह रहा है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी में नहीं, और द सम ऑफ ऑल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, यानी क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए, तभी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। इसका मतलब क्या हुआ, किसी बॉडी में टॉर्क जो एक्ट हो रहा है, जैसे टॉर्क 1 टॉर्क, अब हमारे पास हम कह रहे हैं कि ऑल टॉर्क इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो। अब इसको प्रूफ करते हैं इसके लिहाज से। अब जैसे ये बॉडी, हमारे पास बॉडी में दो टॉर्क एक्ट कर रहे हैं, एक जो टॉर्क 1 उसके बाद टॉर्क 2, यानी बॉडी ए का टॉर्क और बॉडी बी का टॉर्क, बट दोनों की डायरेक्शन क्या थी, अपोजिट डायरेक्शन। एक तो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव लेते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज, दूसरी क्या थे हमारे पास क्लॉकवाइज। ये दोनों टॉर्क प्रोड्यूस होता है, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, सेकंड हमारे पास क्लॉकवाइज एंटी टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो डायरेक्शन के अपोजिट हम नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट बाय अपोजिट डायरेक्शन। तो क्या होगा हमारे पास, टॉर्क प्लस माइनस माइनस टॉर्क, तो कैंसिल होगा हमारे पास, इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, ये जीरो आ गया, इसका मतलब सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को ये ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरह हमारे पास हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या था कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन ये इज बॉडीज कंडीशन को फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड में क्या था हमारे पास, सेकंड वाला क्या था, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, किसी भी बॉडी में लगने वाले तमाम टॉर्क का सम क्या होना चाहिए, यानी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, देन बॉडी इस साइड किस साइड में और किस कंडीशन में होगा या किस स्टेट में होगा, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये थे हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट्स यानी इक्विलिब्रियम की हालत या स्टेट्स। स्टेट्स जो ना हमारे पास इक्विलिब्रियम में कितनी हमारे पास स्टेट्स होते हैं, इक्विलिब्रियम के हमारे पास 3 स्टेट्स होते हैं, यानी इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट स्टेट्स हमारे पास वो है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कोई बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो सकती है। सेकंड स्टेट हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। थर्ड हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, यानी बॉडी किसमें मौजूद हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये 3 स्टेट्स हैं इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट स्टेट, हम फर्स्ट को देखते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, किसी भी बॉडी को हम स्लाइडली डिस्प्लेस करें, फॉर एग्जांपल क्या है, इस बॉडी को हम स्लाइडली डिस्प्लेस करें या हम इसको डिस्टर्ब करें और बॉडी अपने ही ओरिजिनल, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, जैसे इसको स्लाइडली डिस्प्लेस किया, ये इसको फोर्स अप्लाई किया, जैसे वो बॉडी के अपनी ओरिजिनल कंडीशन में वापस आ गए, अपने ओरिजिनल कंडीशन में बॉडी को स्लाइडली डिस्प्लेस किया और बॉडी क्या आ गई अपने ओरिजिनल पोजीशन पे या ओरिजिनल कंडीशन में वापस कम बैक कर ले, वापस कम बैक, जैसे ये बॉडी है, इसने अपने ओरिजिनल पोजीशन में कम बैक किया, स्लाइडली डिस्प्लेस किया, ये डिस्टर्ब किया, बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे था, उसका सेंटर में। यानी क्या हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम में कि वो बॉडी कम बैक करे, यानी बॉडी क्या करे, कम बैक करे अपने ओरिजिनल पोजीशन में, कम बैक करे, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। यानी किसी भी बॉडी को हम स्लाइडली डिस्प्लेस करें या फोर्स को आप अप्लाई करें और या डिस्टर्ब करें तो बॉडी क्या करें, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाए। एक तो ये, सेकंड क्या है कि बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज ना हो, तो उसको हम कहेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या, हमारे पास किसी बॉडी को हम फॉर एग्जांपल ये है, हम किसी बॉडी, ये बॉडी हमारे में मौजूद है, इसको स्लाइडली हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। अब देखो इसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, ये पॉइंट था, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जैसे उसको स्लाइडली डिस्प्लेस किया, स्लाइडली डिस्प्लेस, क्या ये अपनी बॉडी ओरिजिनल पोजीशन पे आ रही, नहीं, तो क्या होगा, कोई भी बॉडी को स्लाइडली डिस्प्लेस करें या डिस्टर्ब करें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आ सके, यानी कम बैक ना करे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे। और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पे था, इस पॉइंट पे था। अब जाए इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट होकर कहां पे आ गई, यहां पे, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो जाए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज हो गया हमारे पास बॉडी, यानी डज नॉट कम बैक
टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, यानी अपने ओरिजिनल पोजीशन में वापस ना आ सके, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या हो जाए, इसकी चेंज हो जाए, एंड चेंज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उस बॉडी के क्या होगा हमारे पास, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में कम बैक भी नहीं कर रहा, और क्या होगा हमारे पास, बॉडी अपने ओरिजिनल पोजीशन में कम बैक भी नहीं कर रहा, और क्या हो गया हमारे पास, जब कम बैक भी नहीं कर रहा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए, चेंज हो जाए, इट्स मीन वो क्या होगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब आते हैं हम थर्ड में, लास्ट वाले में, वह है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के किसी भी बॉडी, फॉर एग्जांपल ये बॉडी है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ये बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, इसके सेंटर में। तो हम किसी भी बॉडी को डिस्प्लेस करें या डिस्टर्ब करें, फॉर एग्जांपल ये हमारी बॉडी है, इसको स्लाइडली डिस्प्लेस किया, डिस्टर्ब किया, अब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है, इसका ओरिजिनल पोजीशन क्या थी, वो ये पॉइंट था इसका ओरिजिनल पोजीशन, यहां से डिस्प्लेस हुआ इस पोजीशन, यानी एक नई पोजीशन पे आ जाए, सिमिलर टू ओरिजिनल पोजीशन हो, वो एक नई पोजीशन पे, बट वो कम बैक नहीं किया उसने अपने ओरिजिनल पोजीशन में, बट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज ना हो, उसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो क्या हो गया हमारे पास, ये इसमें और इसमें फर्क क्या आएगा, इसमें तो क्या हो रहा है, इसके ये ओरिजिनल पोजीशन पे भी नहीं आई और सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो गई, बट न्यूट्रल में क्या होगा, बॉडी ओरिजिनल पोजीशन में तो नहीं आ रही, कि क्या होगा हमारे पास, does not come back to its original position, ओरिजिनल पोजीशन, बट सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन सेम, यानी इसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या हुई हमारे पास, कोई चेंज। सही है, तो इसमें उसमें ये डिफरेंशिएट होगा कि क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी को हम डिस्प्लेस करें, स्लाइडली डिस्प्लेस करें या डिस्टर्ब करें, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाए हमारे पास, रिमेन सेम रहे, बट वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस कम बैक ना करें, ठीक है, तो हम इसको कहेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो हमारे पास तीन इक्विलिब्रियम के स्टेट्स हो गए, फर्स्ट स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हो गया हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम, सेकंड हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और हमारे पास हो गई थर्ड क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो अब ये तीन इक्विलिब्रियम है, इसी तरह ये चैप्टर क्लोज हुआ। तो हमारे पास इस चैप्टर में हमने क्या किया, क्या क्या हमने रिवाइज किया इसमें, इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में, वो है हमारे पास इक्विलिब्रियम, उसके टाइप्स, टॉर्क, उसके बाद हमने पढ़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उसके बाद हमने कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, उसके बाद यह है हमारे पास स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ये तीन टाइप्स हमारे पास इक्विलिब्रियम के, स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, अल्लाह हाफिज, आज के लिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी।